नमस्कार दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आपका स्वागत है। आपके समझ फिर एक महत्वपूर्ण नाटक यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित सिंदूर की होली नाटक लेके हम आपके समझ प्रस्तुत हो रहे हैं, जो बहुत ही शॉर्ट रूप में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए देखते हैं। पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र कृत सिंदूर की होली नाटक का संपूर्ण अध्ययन। लक्ष्मीनारायण मिश्र जी का जन्म कब हुआ था? 17 दिसंबर 1903। पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र की संक्षिप्त जीवनी देखते हैं। लक्ष्मीनारायण मिश्र जी का जन्म 1903 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर गांव में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। मिश्र जी ने 2 प्रकार के नाटकों की रचना की, एक समस्या प्रधान नाटक और ऐतिहासिक नाटक। याद रखिएगा मित्रों, मिश्र जी ने 2 प्रकार के नाटकों की रचना की थी। पहला क्या था जिसमें समस्या प्रधान था, दूसरा ऐतिहासिक नाटक था। तो जो सिंदूर की होली है वो क्या है? समस्या प्रधान नाटक है। मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटकों से अधिक प्रसिद्ध मिली थी। मिश्र जी को हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता कहा जाता है। याद रखिएगा मित्रों कि समस्या नाटकों का जन्मदाता किन्हें क्या कहा जाता है? लक्ष्मीनारायण मिश्र जी को। मिश्र जी के नाटकों में अंग्रेजों के प्रसिद्ध नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र ने कई सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक नाटक लिखे हैं। अंतर्जगत उनकी प्रथम रचना थी जो 1921-1922 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में देखते हैं, यद्यपि उनके नाटकों की नारियां अपने काम संबंधों में पर्याप्त स्वतंत्रता बरतती है और इस कारण उनका चरित्र पहली दृष्टि में भारतीय मान्यताओं के प्रतिकूल दिखाई पड़ती है, पर गहराई में जाकर देखने से विदित होता है कि उनकी जीवन दृष्टि मूलतः भारतीय है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में देखते हैं, मिश्र जी ने परंपरा से हटकर सह शिक्षा, बहुविवाह, अनैतिक संबंध आदि सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की है। इन समस्याओं का समाधान भारतीय जीवन मूल्यों को दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया है। मिश्र जी की कृतियाँ देखते हैं। सामाजिक नाटक देखते हैं। अशोक 1926 में प्रकाशित हुआ था, सन्यासी 1930 में, राक्षस का मंदिर 1931 में, मुक्ति का रहस्य 1932 में, राजयोग 1933 में, सिंदूर की होली का प्रकाशन वर्ष मृत्यु 1934, आधी रात 1936 में, 1930 गुड़िया का घर 1930 में। ऐतिहासिक नाटक है गरुड़ ध्वज 1945, वत्सराज 1950, दशाश्वमेध 1950, रितस्ता की लहरें 1957, जगत गुरु 1958, सरियों की धारा 1974, गंगाधर 1974। तो याद रखिएगा मित्रों कि सिंदूर की होली 1934 में प्रकाशित हुई थी और एक सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। पौराणिक नाटक में देखते हैं, नारद की वीणा, चक्रव्यूह 1954, चित्रकूट, अपराजित, प्रतिज्ञा का योग। एकांकी संग्रह देखते हैं, अशोक वन 1950, प्रलय के पंख पर 1951, कावेरी में कमल 1961, स्वर्ग विप्लव 1966, नारी का रंग 1966, अंतर्जगत कविता संग्रह 1924, अशोक वन एकांकी संग्रह 1950। सिंदूर की होली नाटक के अब मुख्य बिंदु देखते हैं। सिंदूर की होली का रचनाकाल 1934 है और ये क्या है? एक सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। लक्ष्मीनारायण मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटक का जनक कहा जाता है। सभी जो कथन है उसको याद रखिएगा मित्रों, सभी लाइनों को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों के क्रम में सिंदूर की होली उनका 5वां नाटक है। सिंदूर की होली नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 को लिखी थी। लक्ष्मीनारायण मिश्र जी के सभी नाटक 3 अंकों में हैं। सिंदूर की होली कितने अंकों में विभाजित है? 3 अंकों में। जितने भी आपके में कहानी है, नाटक है, सभी के जितने भी आपके सिलेबस में नाटक हैं तो उनके कितने भागों में, उनके प्रकाशन वर्ष का क्रम और कितने अंकों में विभाजन है, सभी को नोट कर लीजिएगा। अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है। इस नाटक की खास बात यह है कि इस नाटक में एक ही दिन की पूरी घटना का वर्णन किया गया है। सिंदूर की होली लक्ष्मीनारायण मिश्र जी की सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में उनका चिरंतन नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में स्थित नारी समस्याओं का अंकन विभिन्न पात्रों के द्वारा किया है। इस नाटक के 3 अंक हैं।
तीनों अंकों में दृश्य स्थल एक ही है। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक, सभी में एक ही दृश्य है। तीन अंकों में कौन है, कहाँ, कौन सा स्थान है? डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। तीनों दृश्यों का समय देख लेते हैं। पहला दृश्य का समय कितना था? 9 बजे। दूसरा दृश्य संध्या काल और तीसरा दृश्य रात्रि 10 बजे। याद रखिएगा मित्रों। नाटक के कथानक का समय 12 बजे दिन वर्षा काल का है। नाटक में पात्र देखते हैं। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। इसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। रजनीकांत भगवंत सिंह का भतीजा है। उम्र कितना है? 17-18 वर्ष। मनोज शंकर कौन है? मुरारी लाल के मित्र का लड़का है। मुरारी लाल कौन है? डिप्टी कलेक्टर है, जिसकी उम्र कितनी है? 40 वर्ष है। 10,000 रुपये लेकर रजनीकांत के हत्या का मार्ग निरापद कर देता है। माहिर अली मुरारी लाल का पुराना मुंशी है। भगवत सिंह पहले मजिस्ट्रेट था, फिर राय साहब हो गया है। रजनीकांत का हत्या करने वाला कौन है? भगवत सिंह। हरनंदन सिंह रजनीकांत के पिता का मामा और डॉक्टर चंद्रकला का चिकित्सक है। स्त्री पात्र में देखते हैं, केवल 2 ही स्त्री पात्र हैं। चंद्रकला मुरारी लाल की बेटी, जो डिप्टी कलेक्टर है मुरारी लाल, उसकी बेटी है चंद्रकला, जिसके वर्ष कितनी? 20 वर्ष। नाटक की प्रमुख पात्रा है, जो रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत के हाथों अपने मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। मनोरमा रूढ़िवादी सोच वाली चंद्रकांता की रोधी, जो मुरारी लाल के घर पर रहती है। उम्र कितना है? 18 वर्ष। देखते हैं आप सिंदूर की होली नाटक का मुख्य उद्देश्य। सिंदूर की होली लक्ष्मीनारायण मिश्र जी की सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में उन्होंने चिरंतन नारी की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में होने वाली नारी की समस्याओं का चित्रण विभिन्न पात्रों के माध्यम से किया है। वैधव्य भारतीय समाज में एक कलंक है। इस कलंक को मिटाने का प्रयास राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि कई समाज सुधारकों ने किया था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए भारतीय नारी की दशा को सुधारने का भी प्रयास किया गया है। सिंदूर की होली नाटक में इसी वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखकर इस पर अनेक प्रकार से चर्चा की गई है। नाटक में चंद्रकला केंद्रीय पात्र है, जिसके द्वारा प्रणय और वैधव्य का संघर्ष अभिव्यक्त हुआ है। आइए कथानक पर दृष्टि डालते हैं। नाटक में चंद्रकला डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल की एकमात्र संतान है। कितने वर्ष की है वो? जो ऊपर देखे हम 20 वर्ष की। उसकी आयु 20 वर्ष है। चंद्रकला का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा पाश्चात्य वातावरण में हुआ था। इस कारण उसके विचार तथा व्यवहार स्वच्छंद थे। चंद्रकला स्वच्छंद तथा उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर भी थी। प्रथम दृष्टि में ही उसे रजनीकांत से प्रेम हो जाता है। वह यह जानते हुए कि रजनीकांत विवाहित है, उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने लगती है। चंद्रकला रजनीकांत की सुंदर मुस्कान पर अपना सर्वस्व निछावर कर देती है और अस्पताल जाकर मृत रजनीकांत की उंगलियों से अपने माथे पर सिंदूर लगवाकर सिंदूर की होली खेलती है। रजनीकांत के प्रति वह पूरी तरह समर्पित है। वह रजनीकांत को देखने के लिए अस्पताल जाती है। उसे न तो अपने पिता के मान सम्मान का ध्यान है और न ही समाज का डर। उसके पिता मुरारी लाल उसके इस कृत्य पर बहुत क्रोधित होते हैं और कठोर स्वर में उससे पूछते हैं, मुरारी लाल, शाम हो गई थी, अस्पताल में जोर से बोलती क्यों नहीं? चंद्रकला धीमे स्वर में कहती है, जी। मुरारी लाल कहते हैं क्रोध में, बस एक शब्द, जी। मेरे सामने आज आ रही है और भरे अस्पताल में उसके सर पर हाथ रखने में, उसके तलवे को सहलाने में लाज नहीं आई। दुनिया जान गई कि मेरी लड़की अस्पताल में एक मरे हुए लड़के की सहानुभूति में वहाँ तक खिंच गई थी। मैं कल किस मुंह से कचहरी जाऊंगा? मुमकिन है कि कलेक्टर सुने तो समझे कि मैं रुक कर उसकी ओर देखने लगता है। चंद्रकला वहाँ से जाना चाहती है। कहाँ चली? ठहर जा, मैं हरगिज ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी मर्यादा इस तरह मिट्टी मिलने नहीं दूंगा। अस्पताल क्यों गई थी? किसकी आज्ञा से? चंद्रकला बोलती है, घूमने गई थी। मुरारी लाल कहते हैं, घूर कर सारा दिन स्वांग किए रही है और शाम को घूमने गए अस्पताल में?
चंद्रकला तेजी से भीतर निकल जाती है। रजनीकांत की मृत्यु का समाचार सुनकर चंद्रकला अपना श्रृंगार करती है। गले में चंद्रहार पहनकर तथा मांग में सिंदूर डालकर कहती है, गले में क्या पहनी है? चंद्रहार। मांग में सिंदूर डालकर कहती है, आज मैं भी विधवा हो गई। उसके इस उन्माद पर मनोरमा दुखी होकर चंद्रकला को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन चंद्रकला अपने वैधव्य को आत्मज्ञान कहती है। चंद्रकला, छी, उन्माद क्यों होगा? मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ है। मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है। उन्माद का अर्थ होता है मित्रों खुशी। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मुझे किसी दूसरे पुरुष की सहायता की ज़रूरत नहीं है। रोटी और वस्त्र, मेरी शिक्षा इतनी हो चुकी कि मैं अपना प्रबंध कर लूँगी, कोई चिंता नहीं है। मेरा वैधव्य अमर रहे। चंद्रकला अपने वैधव्य को अमर बनाना चाहती है, लेकिन मनोरमा जानती है कि यह क्षणिक आवेश है। तुम समझती हो वैसी हंसी? तुम क्या समझती हो वैसी हंसी? मुस्कुराहट, शरीर की सुंदरता और उसका विकास, आंखों की बिजली और बालों को उन्माद, उस कोटि का चारों ओर हाथ उठाकर इतने बड़े संसार में दूसरा न होगा, और तुम्हारी दानशील प्रवृत्ति वहाँ भी ना उलझ जाएगी। चंद्रकला की स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण ही मनोरमा को उसके अनेक बार विधवा होने का डर है। चंद्रकला आधुनिक विचार वाली युवती है तथा नारी स्वतंत्रता की पक्षधर है। उसके अनुसार नारी स्वयं अपने शोषण के लिए उत्तरदायी है। स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। चंद्रकला का मानना है कि पुरुष ने रोटी और कपड़े की आड़ में नारी को गुलाम बनाया है तथा जब तक नारी अपने पैरों पर खड़ी न हो जाएगी तब तक उसे उद्धार की कोई संभावना नहीं है। चंद्रकला, रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर ही मर्यादा बिगड़ गई है। हमारे स्त्रियों का निर्माण उन्हीं उपकरणों से हुआ जिनसे पुरुषों का हुआ है, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी सदैव से करती चली आ रही हैं। हमारे भीतर कभी संदेह पैदा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? चंद्रकला नारी की इस दास्ता का मुख्य कारण नारी के उन गुणों को ही मानती है जिनकी प्रशंसा करके पुरुष ने उसे बेड़ियों में बांध दिया है और अपनी प्रशंसा से आत्ममुग्ध हुई। नारी पुरुष के समक्ष सदैव के लिए समर्पित हो गई, कभी त्यागमयी तो कभी वात्सल्य की देवी बनाकर। पुरुष उसे उछलता रहा, उसका शोषण करता रहा। नारी तन से ही नहीं मन से भी कोमल होती है। पुरुष ने नारी की इसी दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाया है। शरीर और मन की इसी कमजोरी के कारण हम संसार के उन्मुक्त वातावरण से खींचकर दीवारों के घेरे में डाल दी गई। चंद्रकला का यह मानना है कि यदि नारी अपने मन को मजबूत बना ले तो फिर उसकी मुक्ति हो जाए। चंद्रकला के अनुसार अपनी मुक्ति का प्रयास नारी को स्वयं करना है तथा पुरुष की चार हाथ की सेज को ही अपना संसार मानने की मानसिकता से बाहर आना है। चंद्रकला को सामाजिक रूढ़ियों का बंधन स्वीकार नहीं है। विवाह के अवसर पर होने वाले वेद मंत्रों, संग ध्वनि, हवन, ब्रह्मभोज आदि को वह अर्थहीन मानती है। सामाजिक जीवन की परंपराओं की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए वह अस्पताल में मरना सन लेटे रजनीकांत के हाथों में अपना मांग में सिंदूर भरकर स्वयं को विवाहित कहती है और मनोरमा के विरोध करने पर अपने वैधव्य का औचित्य सिद्ध करते हुए कहती है, चंद्रकला, विवाह तो मेरा भी हो गया, 1000-2000 आदमी भोजन नहीं कर सके, 10-20 बार शंख नहीं बजा, थोड़े से मंत्र और श्लोक नहीं पढ़ गए, यही ना? मनोरमा कहती, तब विवाह कैसे हुआ? चंद्रकला कहती मुस्कुराकर, विवाह की कई प्रणालियां हैं, हमारे ही यहाँ पहले भी प्रचलित थी, अब जरूर रुक गई है, लेकिन खैर मेरा तो हो गया। चंद्रकला अपने मत को ही शास्त्र मानती है, अनुभूति को महत्व देकर सामाजिक परंपराओं की उपेक्षा करती है। यथा शास्त्र और संस्कार मेरा मत है, मेरी आत्मा को जो स्वीकार, बस और कुछ नहीं। मनोरमा के वैधव्य को वह रूढ़ियों को देन मानती है, क्योंकि जिस पुरुष को देखा ही नहीं हो उसके नाम रूपी डोर से बंद कर वैधव्य को ढोना नितांत रूढ़िवादिता ही है। वह मनोरमा से कहती, बहन, तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों का और ब्रह्मभोज का। जिस पुरुष को तुमने देखा नहीं, जिसकी कोई धारणा नहीं, तुम्हें नहीं, जिसकी कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी, उसका वैधव्य कैसा? तुम स्वयं सोच लो। इस प्रकार वह सामाजिक परंपराओं के प्रति अपनी उपेक्षा व्यक्ति करती है। चंद्रकला भावुकता से आक्रांत है और अपने क्रियाकलापों में वह तथ्यों की उपेक्षा भावनाओं को अधिक महत्व देती है। वह अपने प्रेम भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती और मनोरमा से रजनीकांत का चित्र बनवाती है। मनोरमा का मत है कि चित्र को रजनीकांत की पत्नी के पास भेज देना चाहिए, किंतु चंद्रकला को यह स्वीकार नहीं है। वह उसे सदैव अपने पास रखना चाहती है। यथा मनोरमा किसी तरह यह चित्र उसकी स्त्री के पास पहुंचाना चाहिए। चंद्रकला, खूब कह रही हो, सिर हिलाकर चित्र बनवाया मैंने और
भेज दूं उसके पास, मनोरमा दान कर दो अपनी तरफ से, उसे इसकी ज़रूरत है, चंद्रकला दूसरा बना दो। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने चंद्रकला के चरित्र को स्त्री सशक्तिकरण के रूप में सफल चित्रित किया है। इसके मूल पुस्तक का अध्ययन वाले वीडियो हम आपके समक्ष उपलब्ध करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसकी भी वीडियो हम उपलब्ध करेंगे। क्या अभी बहुत ही कम समय बचा है दिसंबर के एग्ज़ाम को लेके, इसलिए हम बहुत ही शॉर्ट रूप में सभी नाटक, कहानी, जितने भी निबंध है उसे कम समय के हिसाब से आपके सामने शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट PDF के रूप में अपलोड वीडियो करेंगे। धन्यवाद मित्रों।